So we will now continue discussing this alpha scattering experiment. ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये एपरेटस है जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया और इस एपरेटस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कंसीडर किया है जो कि 83 बिस्मथ 214 भी हो सकता है, जिसको एक लेड बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, लेड बॉक्स ही क्यों? ताकि जो रेडिएशंस हैं वो लेड से पास नहीं हो पाती हैं, तो लेड उसको रोक देता है। इसके अंदर हमने एक फाइन होल भी छोड़ा है जिसमें से एक बीम के फॉर्म में अल्फा पार्टिकल निकल के बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बॉक्स है एक तरीके से जिसके अंदर एक ओपनिंग छोड़ी गई है और अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि हम बिस्मथ भी ले सकते हैं और इसमें से सोर्स से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, लेकिन इस स्मॉल ओपनिंग से कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बीम के फॉर्म में बाहर जा पाएंगे। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल बाहर जा रहे हैं उसके पास एनर्जी जो है वो करीब 5.5 MeV के ऑर्डर की है, यानी इनके पास एनर्जी होगी तभी तो जाके आगे टकराएंगे। तो इसीलिए इन्होंने हमने यहाँ पे बीम भी रखी है। एक बीम के फॉर्म में जाएंगे तो बहुत तेजी से आएंगे इनके, तो मींस दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5.5 MeV। और इस पाथ को फॉलो करते हुए ये यहाँ पहुंचे जहां सामने रखा हुआ है एक थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल ये स्टैंड है, उसमें एक आपने गोल्ड की जो शीट है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, उसी तरीके से गोल्ड फॉइल बहुत ही फाइन है ये, क्योंकि गोल्ड को इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके थिन शीट्स एंड थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गोल्ड। ठीक है, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर अच्छी होने के कारण इसको हम बहुत फाइन और थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां देखा गया जब अल्फा पार्टिकल यहां के टकराए तो फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल बहुत सारे तो ऐसे थे जो सीधे चले गए। लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गोज अनडिफ्लेक्टेड, यहां थीटा इज इक्वल टू 0 था। थीटा इक्वल टू 0, थीटा को क्या लिया हमने? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो डिफरेंट एंगल्स पे गए। यहां डिटेक्टर लगा हुआ है जिसको आप माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। ये डिटेक्टर क्या काम कर रहा है? ये डिटेक्ट कर रहा है कि कितने अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो इस तरफ आ रहे हैं। ये डिटेक्टर मूवेबल है, हर तरफ घूम सकता है। ये यहां पहुंचा दिया तो यहां आने वाले पार्टिकल्स को नोटिस कर लेगा, नीचे ले आए तो यहां आने वाले पार्टिकल्स को नोटिस कर लेगा, और ये अगर घूमता हुआ यहां भी आ जाए तो यहां पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको भी नोटिस कर पाएगा। यानी ये मूवेबल डिटेक्टर है जो कि आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स स्कैटर होकर के डिफरेंट डायरेक्शन जा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन, उनका नंबर ये हमको दे देगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन लिखा हुआ है हमने ZNS स्क्रीन लिखा हुआ है। अब देखिए भाई, कोई चीज आकर के अगर टकराएगी तो पता कैसे चलेगा कि टकराएगी? कोई पार्टिकल, कोई कंकड़ तो है नहीं कि मारा देख के। तो अल्फा पार्टिकल्स इनको नो डाउट माइक्रोस्कोप और डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा तो स्क्रीन भी ऐसा लिया कि जहां पर पार्टिकल जब टकराए तो एक इंटीमेशन हमें मिल जाए, एक ये पता चल जाए कि एक सिग्नल हमें मिल जाए कि यहाँ पे पार्टिकल आके टकराए। तो उसके लिए उन्होंने ZNS स्क्रीन लिया। ZNS स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल आके टकराया तो वहां पे एक स्पार्क ऑफ लाइट हमको मिला, और उस स्पार्क ऑफ लाइट से ये आइडेंटिफाई हो गया कि अल्फा पार्टिकल आकर के स्क्रीन तक पहुंच गए और डिफरेंट डायरेक्शंस में पहुंच गए। ठीक है, तो इसका काम हो गया उनके नंबर को नोट करना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आकर के बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे चले गए, कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जिनमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई। देख रहे हैं, लार्ज एंगल स्कैटरिंग का मतलब है पार्टिकल गया, सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, लेकिन उसने उसे मजबूर कर दिया लौटने के लिए। ये पार्टिकल वो हैं जो पास होकर चले गए। कुछ पार्टिकल ऐसे भी देखे गए अबाउट 1 in 8000, यहां चाहो तो लिख भी सकते हो, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल, यहां लिख सकते हो अबाउट 1 in 8000। करीब 8000 में से एक पार्टिकल केवल ऐसा होगा जो इस तरीके से लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब कुछ एक पार्टिकल ऐसा भी रहा होगा जो एग्जैक्टली उसी रास्ते गया, उसी रास्ते वापस गया। वो कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली वो पार्टिकल होगा अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ जो पार्टिकल जा रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने उसको रिपेल कर दिया, उसी रास्ते पे वापस भेजने में मजबूर कर दिया। ठीक है, कूलॉम फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा गया कि किन किन डायरेक्शंस में कितने पार्टिकल्स गए
कितने पार्टिकल सीधे चले गए, कितने पार्टिकल वापस लौटने को मजबूर हो गए, कितने पार्टिकल ऐसे थे जिनके अंदर स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल जो डिफ्लेक्शन था। और उसके बाद इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक कर्व बनाया गया, कर्व बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इनके बीच में आपने कर्व बनाया और कर्व देखा आपने कि यहां पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमने लिया थीटा, दिस द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और इस तरफ लिया हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, जो पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए वो हमने यहां लिया। अब ये देखा गया जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमारा बहुत कम है, छोटा एंगल है, तो पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब छोटा एंगल कब है, यहां पे, ये देख रहे हैं आप, एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमारा ऐसे बढ़ा है, ये यहां पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0, तो इधर मेजर पार्ट गया पार्टिकल्स, और उसके बाद यहां पे कुछ एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ा, यहां पे और बढ़ा, यहां पे बिल्कुल 180 का हो गया। तो यहां पीछे लौटने वाले पार्टिकल तो बहुत ही कम है, लेकिन आगे जाने वाले पार्टिकल बहुत ज्यादा। और जब ये एंगल आपने बढ़ाया स्कैटरिंग का, ठीक है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पार्टिकल की संख्या बहुत तेजी से कम आने लगी, यानी इनवर्स रिलेशन है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा, अल्फा पार्टिकल की संख्या घटेगी, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन देखा गया और उसके बीच में ग्राफ भी। अब देखो एक्सपेरिमेंट को फालतू में थोड़ी किया गया था, कुछ निकालना चाहते थे, वो कंक्लूजन्स क्या थे। देखिए एटम के बारे में बहुत सी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनको इन्वेंट किया गया होगा, जब इनको खोजा गया होगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए होंगे, उसके बाद ही कोई चीज कंक्लूड की गई होगी। तो यहां पे इनसे मिला क्या, इनसे रदरफोर्ड ने कुछ चीजें कंक्लूड करी। उनमें क्या था कि जो पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, बहुत से पार्टिकल ऐसे हैं जो सीधे जा रहे हैं और मेजॉरिटी सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हो ना हो एटम के अंदर कुछ खाली जगह भी ऐसी होती है जहां से पार्टिकल्स निकल के सीधे चलते, और खाली जगह आप जानते भी हैं कि भाई न्यूक्लियस और उसके आसपास जो ऑर्बिट्स होती हैं उनके बीच में गैपिंग होती है, देयर इज अ गैपिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है, वो खाली जगह है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल के गए। एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात ये देखा गया कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल वापस आने को मजबूर हो गए। वो कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, वो पार्टिकल वो हो सकते हैं जो सीधे सीधे न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करने जा रहे थे, आमने सामने की टक्कर होने जा रहे थे। न्यूक्लियस हैवी था क्योंकि गोल्ड लिया है आपने, 79 उसका एटॉमिक नंबर होता है, और हीलियम 284 को, जो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 284, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 284। तो हीलियम न्यूक्लियस का बॉम्बार्डमेंट आप कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर केवल 2 है, और टकरा किससे रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है। यानी जो साइज है और जो कह लीजिए कि उसका जो मास है न्यूक्लियस का, गोल्ड न्यूक्लियस का, वो अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा है। और ऐसे समझ लो, सपोज करो अगर मान लीजिए किसी चीज में कोई टक्कर मारे कोई चीज, जैसे आपकी बाइसिकल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो और ट्रक में टक्कर मार दो खड़े हुए में, तो क्या होगा, आपकी चोट लगेगी, ट्रक तो हिलेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो मजबूत है और भारी खड़ा होगा। और अगर सपोज करो यही काम उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, ट्रक से साइकिल वाले में टक्कर लग जाए, तो क्या होगा, ट्रक का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, साइकिल वाले का जो प्रोसेस था उसका वो खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर उसको मिटाता हुआ आगे चलेगा। तो यहां पे हमने ये सवाल पूछा जाता है कभी छोटे क्वेश्चंस में कि गोल्ड ही क्यों, गोल्ड फॉइल ही क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं। तो इसका जवाब ये है कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है और करीब करीब 50 गुना हैवी होता है अल्फा पार्टिकल से। और स्थिति वही है कि साइकिल जब ट्रक से टकराएगी, ठीक है, तो जो भी असर दिखाई दे, ट्रक तो रुका हुआ है, तो जो भी असर दिखाई, ट्रक का मतलब न्यूक्लियस रुका हुआ है, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो उससे साइकिल मान लीजिए, तो न्यूक्लियस का के ऊपर इसका कोई प्रभाव ना हो, केवल जो प्रभाव देखा जाए किसके ऊपर देखा जाए, साइकिल के ऊपर। यानी अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा मास भी सेंटर यानी न्यूक्लियस पे कंसीडर किया जाता है। तो जो पार्टिकल्स ऐसे थे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ हेड ऑन कोलिजन करने जा रहे थे, वो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वापस लौटने को मजबूर हो गए, जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस आ गए। इससे एक इंपॉर्टेंट आउटकम और मिला विच इज अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने यहां से भी कुछ निकाल लिया कि भाई ऐसे पार्टिकल जो लौट के आ रहे हैं, इसका मतलब ये कहां तक गए होंगे, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन ये मजबूर है कि उसमें घुस नहीं सकते, तो बाउंड्री तक तो जा ही सकते, बाउंड्री तक गए होंगे, वापस लौटने को मजबूर हो गए रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है भाई, इतनी एनर्जी दे दो कि भाई इसके अंदर चला जाए,
लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो ठोस है, मजबूत है, लेकिन टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद वापस हो जाएगा। तो यही अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ। इससे क्या आइडिया मिला? इससे आइडिया मिला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस करीब करीब किस ऑर्डर का होता है, क्योंकि जब अगर वो उसकी बाउंड्री तक भी गया होगा तो उस चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच की दूरी r कहलाती है, जिसे हम कूलम फोर्स में यूज करते हैं। कूलम फोर्स याद है 1/4πε0q1q2/r²। तो r जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द चार्जेस, और यहां पर जो चार्जेस लिए आपने, एक तो गोल्ड का न्यूक्लियस ले लिया और एक आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो r थी, और r देखा गया विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10⁻15 to 10⁻14, जो यहां से प्रेडिक्ट हुआ। ठीक है, 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर के साइज का रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि लगभग जो न्यूक्लियस का साइज होगा करीब ये होगा। ठीक है, तो दो चीजें हुई कि पहली कि खाली जगह होती है, ऑर्बिट, यानी ये आप जानते भी हो कि भाई इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और बात यानी जो अब कंफर्म थ्योरी है वो भी ये कहती है जो उन्होंने शुरुआत में कहा था। ठीक है, और ये बात भी पक्की है कि न्यूक्लियस का जो ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है प्रोटॉन्स आर द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हिस्सा है प्रोटॉन, और उसकी वजह से जो हैवीएस्ट जो उसका मास है वो कह लीजिए पूरे एटम का जो मास कंसंट्रेट करता है, कहां करता है? सेंटर पे। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां से प्रेडिक्ट की गई, और उसके बाद आपको दो जो कंक्लूजन्स दिए उनमें ये दिए, एक तो जो गैपिंग होती है जिसमें से जो अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, और एक दूसरा न्यूक्लियस का साइज, ठीक है, किस ऑर्डर का है। तीसरा जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और मासिव भी होता है। ठीक है, पूरे एटम का मास लगभग ये माना जाता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एट द सेंटर व्हिच वी फाइनली कॉल एज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसके कंक्लूजन थे। तो कंक्लूजन को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो। ये बात समझ आ गई आपको? पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, कंक्लूजन लिख देना। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, पहला, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus, with electrons some distance away, with electrons some distance away. दूसरा पॉइंट लिखिए, electrons moves around the nucleus, electrons moves around the nucleus in their fixed orbits, in their fixed orbits as that of planets, around the sun, in their fixed orbits as that of planets around the sun, जैसे कि प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। तीसरा लिखो, तीसरा कंक्लूजन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is about 10⁻15 to 10⁻14 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया वो 10⁻15 से लेके 10⁻14 मीटर के ऑर्डर का बताया, और जो रिपल्सिव फोर्स लगी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस वो कूलम रिपल्सिव फोर्स थी, जिसको हम किस फॉर्मूले दे सकते हैं। सो आप ये भी लिख लो नेक्स्ट चौथा पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखो, द कूलम रिपल्सिव फोर्स, the Coulomb's repulsive force between the alpha particles
between the alpha particles and the nucleus, ब्रैकेट में गोल्ड लिख देना, गोल्ड न्यूक्लियस है, is given by, तो देखो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F is equals to 1/4πε0, क्या होता है Q1 Q2/R², ये तो होता है, तो Q1 ZE किसने लिया, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, ZE, Z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E क्या हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और 2E का मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और 2 प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं, तो ये आपने चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल लिख दिया, और साथ में R², where R is the distance between the centers of the charges, और यहां पे क्या के सेंटर है, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और यहां से जो R आता है ना, जो R है वही यहां पे क्या देता है हमको, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी R से जो अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस का आइडिया इनको यहां पर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म और है जिसकी हम बात कर लेते हैं, विच वी कॉल एज द इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इम्पैक्ट पैरामीटर, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली है क्या, दैट इज सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सपोज करो ये गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर की, और जैसे हमने अभी कहा कि अल्फा पार्टिकल जब जाकर के गोल्ड न्यूक्लियस से टकरा रहे थे, ठीक है, तो कुछ एक पार्टिकल्स तो ऐसे रहे जो गए और उसी रास्ते वापस भी आ गए, जिसके लिए आपने कह दिया थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, ठीक है। यहां से कौन सा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा, ये क्या है, गोल्ड, ठीक है। अब कुछ एक पार्टिकल ऐसे भी थे जो यहां तक पहुंचे, लेकिन इस न्यूक्लियस ने उनको धक्का दे दिया, रिपेल कर दिया और किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। तो ये अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा पार्टिकल है, लेकिन ये अपना साइज, अपना जो रास्ता था, पाथ जो था, उससे डाइवर्ट हो गया, थीटा एंगल घूम गया, जिसको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी बोल देते। इस लाइन से, यानी बेस लाइन से यहां तक की दूरी b कहलाती है, इस लाइन से यहां तक की दूरी b कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अच्छा, अब मैंने इंपैक्ट पैरामीटर को बढ़ाना शुरू किया, मैं यहां पहुंच गया, यहां से भी अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जा रहा होगा, तो आपके लिए बिल्कुल जा रहा होगा, हो सकता है ये कैरेट इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का प्रभाव उसके ऊपर कम होता चला जाएगा, और एक स्थिति आएगी कि पार्टिकल हो सकता है सीधे चला जाए, दिस इज अगेन द अल्फा पार्टिकल व्हिच गोज स्ट्रेट। तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग किस पार्टिकल के अंदर होगी, जो सबसे नजदीक से जाएगा, यानी जिसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर सबसे बहुत कम होगा।
इम्पैक्ट पैरामीटर यही है। यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर ये हो गया, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर ये हो गया, तो ये इसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब जहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया उसकी वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, इस लाइन से जो गोल्ड न्यूक्लियस है वहां से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी की, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो फॉर स्मॉल बी इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको बी से लिखते हैं, यहां लिखेंगे सिंबल ऐसे, फॉर स्मॉल बी स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर, छोटा इम्पैक्ट पैरामीटर एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज लार्ज स्कैटरिंग, लार्ज स्कैटरिंग। सो एंगल ऑफ scattering is large. For large impact parameter, for large B, angle of scattering is small. ठीक है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग में थीटा 180 भी हो सकता है और स्मॉल एंगल स्कैटरिंग में थीटा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप जो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन, ठीक है। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।